में से बहुत से लोग ये सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाते हुए बहुत टाइम लगाते हैं। बहुत सोच के वर्ड्स पिक करेंगे, अबाउट मी में क्या लिखना है, यूजर नेम क्या लिखना है, परफेक्ट प्रोफाइल फोटो चूज करेंगे, और जो शख्स ये चीजें कर रहा है ये उसके बारे में क्या बताता है, ये बिहेवियर। A superiority complex is an inferiority complex. साइकोलॉजी ने अभी सही तरीके से ना आइडेंटिटी को समझा है ना सेल्फ को समझा। हम अदाकारों की तरह हैं जो मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ मास्क पहन के मुख्तलिफ एक्टिंग। हर सिचुएशन की डिमांड मुख्तलिफ है और उस सिचुएशन के लिहाज से, लोगों के लिहाज से शेप शिफ्ट करने में कोई कबाहत नहीं है। इट्स अ हेल्दी थिंग। एंडलेसली किसी एक शख्स की पूरी पर्सनल लाइफ जैसे कि वो डिस्प्ले हो रही है फेसबुक पे फॉर इंस्टेंस, वो उसमें गुम है, उससे अपना कांस्टेंट मवाजना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी कितनी घटिया और बेकार है और ये कितनी एजुकेशनल वाइज गुड डिग्रीज बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, येट दिस बिहेवियर। ये एहसास कमतरी कहाँ से आता है? इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो लोग जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं वो इसका एक घटिया हल ढूंढते हैं कि जैसे वो होना चाह रहे हैं ऐसा प्रिटेंड तो करें। आपको लगता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हम एक तरह से एक्टिंग ही कर रहे हैं? बिकॉज वी आर जस्ट पुटिंग आउट द गुड वर्जन्स ऑफ आवर लाइफ। क्लासरूम में भी एक्टिंग कर, मैं अपने बॉस के सामने भी एक्टिंग कर, मैं एक मीटिंग में भी एक्टिंग कर, मैं इस पॉडकास्ट में भी एक्टिंग कर। आई एम प्लेइंग अ पर्टिकुलर रोल, सो आई एम ऑलवेज एक्टिंग। क्रिएटर्स का मुझे ये पता है कि बर्नआउट जरूर, अगर आप डेली यही कर रहे हो, मुझे ये पता है कि आफ्टर मशवरा देना आसान है, तो मैं ये मशवरा दे सकता हूँ कि जी अगर आपने बर्नआउट प्रिवेंट करना है, एक आप मेरी हाँ में हाँ मिलाएं और दूसरा आप कॉन्फ्लिक्ट की। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट से क्या हो? उसकी बेहतरीन मिसाल है, एक बहुत वायरल वीडियो हुआ था, देयर इज अ लेडी कॉल्ड दाना नीर, कि वो जो उन्होंने कहा था ना कि यहाँ पे फड़ी हो रही है, तो उन्होंने शायद एक, और उससे भी मैं एक स्टेप पीछे जाऊँ, परसेप्शन की बजाय आपका डिसीजन। आपने मजीद एम्पावर कर दिया फिलहाल व्यूअर्स को। आज के पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर आसिर अजमल ने दहाइयों से पाकिस्तान में साइकोलॉजी को ना सिर्फ फरोग दी है बल्कि इसके साथ साथ बहुत से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के पायनियरिंग फोर्स भी रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे डिजिटल सेल्फ के बारे में। हम ये समझेंगे कि डिजिटल सेल्फ असल में होती क्या है, ये फॉर्म कैसे होती है, क्यों कुछ लोग अपनी असल सेल्फ को दुनिया से छुपाते हैं और क्यों कुछ लोग लोगों से वैलिडेशन हासिल करते हैं, और ये रवैये उनकी आइडेंटिटी को कैसे असर करते हैं। तो चलिए गुफ्तगू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसिर, थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me. आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू हैव यू। सो बात शुरू करते हैं। डॉक्टर आसिर, हम रियल लाइफ में आइडेंटिटी पे बहुत बात करते हैं, इसके बारे में बहुत सोचते हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इस पे भी रिफ्लेक्ट करते हैं। हम ऑनलाइन खुद को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों के सामने खुद को कैसे जाहिर कर रहे हैं, इसके बारे में हम अभी भी कम सोचते और कम बातचीत करते हैं। मेरा पहला सवाल ही आपसे इससे मुतल्लिक है कि ये जो एक ऑनलाइन सेल्फ है या डिजिटल सेल्फ है, ये क्या होती है? देखें, इसको डिजिटल सेल्फ को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा सेल्फ या आइडेंटिटी के बारे में कुछ बात करनी चाहिए मेरे ख्याल। ओके। और वो ये है कि साइकोलॉजी ने अभी सही तरीके से ना आइडेंटिटी को समझा है ना सेल्फ को समझा है, और उसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम डिजिटल वर्सेस रियल की बात ही कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, मैंने मसलन देखा है कि आइडेंटिटी पे साइकोलॉजी में जितना भी काम हुआ है वो स्टैटिक कम्युनिटीज में और स्टैटिक सोसाइटीज में हुआ। सो मसलन अक्सर रिसर्च जो है वो अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में होती है, हम तो उसी को रिगर्जिटेट कर देते हैं ना आमतौर पे। हमारे यहाँ ओरिजिनल रिसर्च आइडियाज बहुत कम है। तो आइडेंटिटी या शनाख्त जो है वो स्टैटिक होने से क्या मतलब है? मसलन हम यहाँ बैठे हैं तो हम बात कर सकते हैं कि जी आपकी शनाख्त बतौर औरत, आपकी शनाख्त बतौर साइकोलॉजिस्ट, बिल्कुल, आपकी शनाख्त बतौर a daughter to a mother, so there would be multiple layers, okay. लेकिन वो एक ही static context में।
ओके। अच्छा, अब आइडेंटिटी के बारे में जो मेरा व्यू था वो इत्तेफाक से काफ़ी हिल गया व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ इन अमेरिका। और पहली दफ़ा मैंने गौर किया कि मेरा जो वीज़े का स्टेटस था उस पर लिखा था रेजिडेंट एलियन। अच्छा, राइट? ठीक तो है। एलियन में हमेशा कोई खलाई मखलूक को समझता हूँ जो कि कहीं और से आई है, और अमेरिका में ये एक लीगल टर्म है जिसका मतलब है फॉरेनर। ओके, तो रेजिडेंट का मतलब है कि रिहायशी। ठीक तो है। रेजिडेंट एलियन। अच्छा, उस जमाने में टीवी पे एक प्रोग्राम होता था एल्फ, और ओके, वो जो एल्फ था वो वाकई में एक एलियन था एलियन जो था, किसी घर यस। में एक पपेट हम्म की से प्ले होता था। हम्म तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अमेरिका में मेरी जो इस वक्त आइडेंटिटी है वो एक रेजिडेंट एलियन की है, वन ऑफ द ठीक है। आइडेंटिटीज। अच्छा, फिर वहाँ पे मैं कैंपस एक्टिविज्म में, कॉलेज एक्टिविज्म में बहुत शामिल था, क्योंकि उस वक्त जैसे अब प्रो पैलेस्टाइन आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में हुए थे। तो बिल्कुल। 1980s में व्हेन आई वाज स्टडीइंग फॉर माय पीएचडी, तो उस वक्त जनूबी अफ्रीका के जो स्याफाम लोग हैं उनके हुकूक के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, अच्छा, क्योंकि उन्हें वोट का हक हासिल नहीं था। ठीक है। तो नेल्सन मंडेला और इनके लिए उस वक्त कैद में थे, तो उनके लिए हम एक्टिविज्म कर रहे थे। तो वहाँ पे मेरी शनाख्त जो थी उस ग्रुप में, वो पर्सन ऑफ कलर कहते थे कि जी ये गोरे हैं और बाकी जितने भी लोग हैं ये पर्सन ऑफ कलर है। हैं। तो मैंने कहा यार ये भी अजीब शनाख्त है। अच्छा, उसके बाद वहाँ बहुत से अमेरिका में आपको पता है कि होमोसेक्सुअलिटी इज लीगल। है। तो बहुत से जो होमोसेक्सुअल्स थे वो कहते थे कि आप लोग हेट्रोसेक्सुअल हैं या स्ट्रेट हैं, तो ये भी एक मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया। ठीक तो है। मैंने देखा कि अमेरिका में मेरी आइडेंटिटी जो थी वो मैन ऑफ कलर and who is straight, right? And is a resident alien. ओके। अच्छा, अब ये वो आइडेंटिटी थी जिससे मैंने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया था पहले। ये मेरी शनाख्त का उससे पहले कभी हिस्सा नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में अपने आप को लाहौरी देखता था, ठीक है। पंजाबी देखता था कुछ कम हद तक, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी। ठीक है। एंड देन व्हेन आई रिटर्न टू पाकिस्तान, आई रियलाइज्ड कि मेरी शनाख्त बतौर पंजाबी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ज़बान मैं घर में बोलता था। ठीक है। तो अचानक जब आइडेंटिटी की अवेयरनेस आनी शुरू हुई, तो अपनी पंजाबी आइडेंटिटी या शनाख्त, पाकिस्तानी आइडेंटिटी या शनाख्त, और मुझे एहसास हुआ कि एक मेजॉरिटी ग्रुप का मेंबर होना, जैसे पंजाब, पाकिस्तान में पंजाब इज़ अ प्रिविलेज्ड प्रोविंस, राइट? तो वो कितना मुख्तलिफ है एक अक़लियत होने के मुकाबले में, जो कि मैं अमेरिका में था और डिफरेंट लेबल्स मेरे ऊपर। ठीक है। सो आई बिकेम वेरी पेनफुली अवेयर कि ये आइडेंटिटी कोई स्टैटिक चीज नहीं है। ओके। इट्स अ वेरी फ्लूइड थिंग। ओके। आप जिस कॉन्टेक्स्ट में है वहां आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है। राइट? मसलन जब आप मुझसे बात कर रही हैं, आप साइकोलॉजी की हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट की कम्युनिटी में हैं, आप मुझे जानती हैं, राइट? तो आपने ये बातें की कि जी तारुफ के मुताज नहीं है, ये है वो है। आम लोगों को देयर इज नो कॉन्सेप्ट, उनके लिए जी कोई प्रोफेसर बैठा। ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रही हूँ। सो आइडेंटिटी इज एन एक्सट्रीमली फ्लूइड थिंग। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सेट इन स्टोन हो, बिल्कुल एक जगह पे हो, एक ही तरह हो। सो उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम आते हैं डिजिटल आइडेंटिटी की तरफ, ठीक है, तो डिजिटल देन बिकम्स वन ऑफ योर मेनी आइडेंटिटी। ओके। और टू ऑफ योर आइडेंटिटीज और थ्री ऑफ योर आइडेंटिटीज। जैसे कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने जैसे फरीद अब्बास शाह है, पोइट है, आप जानती होंगी। अब उनका एक चैनल रहा है जिसमें वो शायर है और मुशायरे में, और एक में वो को वरियाम टाइप के कैरेक्टर हैं जो लोगों पे प्रैंक करते हैं। वेरी डिफरेंट आइडेंटिटीज। राइट। है ना? सो लोगों की एक से ज्यादा डिजिटल आइडेंटिटी भी हो सकती है। और एक से ज्यादा तो होती ही है जब हम नॉन डिजिटल realm में होते हैं। राइट। सो मेरा कम से कम ये ख्याल है कि डिजिटल सेल्फ या डिजिटल आइडेंटिटी जो है इज वन ऑफ द मेनी मास्क्स वी वेयर। जैसे
युंग जो है ना वो फ्रॉइड के ईगो के कॉन्सेप्ट से डिसएग्री करता है। फ्रॉइड ने तो एक ईगो बना दी कि जी एक अना है आपकी और वो हर कॉन्टेक्स्ट में वही होगी, राइट? यस। युंग ये कहता है कि नहीं, ईगो कोई स्टैटिक चीज नहीं है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, और उससे मैंने फिर कनेक्ट किया मेरा जो एक्सपीरियंस था आइडेंटिटी का, ठीक है, कि युंग कहता है कि पर्सोना है, मास्क है, मास्क है। हम हर सिचुएशन के मुताबिक मास्क लगाते हैं। अगर यही गुफ्तगू इस वक्त मैं बैठा हुआ अपनी खाला जान से कर रहा होता, राइट, तो मेरी आइडेंटिटी बहुत मेरी फर्क होनी सेल्फ, थी, मेरा मास्क कुछ और होना कुछ था और कि होना जी था। खाला जी, जी इस तरह करके मैंने बात करनी थी, शायद ऊंची आवाज में करनी थी कि उन्हें सुनाई दे बिकॉज ऑफ एज एंड सो ऑन। राइट, सो ये चीजें हैं जो हमें ज़हन में रखनी है कि आई बिलीव कि जो युंगियन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सोना है, मास्क, वो हम ज़रूरत के मुताबिक मास्क बदलते हैं, और वो ये नहीं होता कि हमको मुनाफिक हैं या हमको उठा के मास्क पहनते, नहीं, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस, ठीक है, हमारे जहन को पता है कि अब कौन सा मास्क आएगा, और वो खुद ब खुद उस मास्क के मुताबिक हम बिहेव करना शुरू कर, एडजस्ट कर हम अदाकारों की तरह हैं जो मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ मास्क पहन के मुख्तलिफ एक्टिंग कर। सो डिजिटल सेल्फ और सेल्व्स आर वन ऑफ द मास्क। ओके, राइट। आपने बड़ा इसको डिटेल में और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मुझे इससे समझ ये आ रही है कि ये इट इज़ समथिंग हेल्दी, बिकॉज हर सिचुएशन की डिमांड मुख्तलिफ है, और उस सिचुएशन के लिहाज से, लोगों के लिहाज से शेप शिफ्ट करने में कोई कबाहत नहीं है। इट्स अ हेल्दी थिंग। डू यू एग्री? जी, देखिए मैं पर्सनली आपसे मुत्तफिक हूँ, यानी दैट्स माय फर्स्ट रिएक्शन। ओके, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन अ टेक एंथुसियास्ट। ओके, मुझे याद है कि मैट्रिक में जब कैलकुलेटर आया था, शायद आपको पता हो उसके बारे में, आपने शायद विटनेस उतना तो ना किया हो, यूज भी ना किया हो। कैलकुलेटर आया था तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, ओके, कि ये क्या चीज़ है। मैं उसे कंप्यूटर कहता था क्योंकि सब लोग उसे कहते थे ये कंप्यूटर, ठीक है, राइट? और हालांकि उसमें 2+2 4 करते हो, ठीक है। और उसके बाद व्हेन actually the desktops came, Yeah. again I was fascinated कि क्या है। And then soon after that, बल्कि उस ज़माने में ही I shifted to America because of my PhD studies, went to America, और वहाँ पे Apple Macintosh mouse और ये सारी चीज़ें जो थी वो पहली दफ़ा मैंने विटनेस की, and I got again very very excited, क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती, फैसिनेट करती। तो उस लिहाज से तो मैं कहूँगा कि मुझे इसमें बहुत सारी हेल्दी चीजें नजर आती, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आई विटनेस्ड अनदर डायमेंशन। ओके, और वो ये थी कि कुछ लोग, नॉट द डिजिटल सेल्फ मेकर्स, ओके, बट पीपल हु आर व्यूइंग अदर्स, कंज्यूमर्स, हाँ, उनमें मुझे प्रॉब्लम्स कुछ में नजर आई। अच्छा, कि मैं तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ यूट्यूब पे मैंने कुछ सीखना है तो मैं चैट जीपीटी, यूट्यूब, गूगल, इन सब रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर, ठीक है। एट द सेम टाइम आई लव अ गुड बुक। मुझे किताब पढ़ना ऑनलाइन पसंद ही नहीं, पीडीएफ मुझे लोग भेज देते हैं, मैं कहता हूँ सॉरी, ये एक मेरा मीडियम है जो मैंने गत्ते और कागज पे उसे हाथ में पकड़ के तो उसे समझ, ठीक है, राइट? मे बी इट्स आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ आई स्ट्रेन, कि जितना ज्यादा कितनी देर बैठ के बंदा, तो वो तो एक अलग बात, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो एंडलेसली किसी एक शख्स की पूरी पर्सनल लाइफ जैसे कि वो डिस्प्ले हो रही है फेसबुक पे फॉर इंस्टेंस, वो उसमें गुम है, बिल्कुल उससे अपना कांस्टेंट मवाजना कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी कितनी घटिया और बेकार है, और ये कितने खुश हैं, और ये कितने लकी हैं, और ये कितने अच्छे हैं, बिल्कुल। एंड दैट इज समथिंग दैट शॉक्ड मी, हाउ पीपल कुड एक्चुअली बी यूजिंग इट एक्टिवली बट नोइंगली हर्ट देमसेल्व्स। और ये इससे मुझे फिर अंदाजा हुआ एल्बर्ट एलिस की बात, जो रैशनल इमोटिव साइकोथेरेपी के बानी है,
उनकी बात मुझे कुछ और तरीके से समझ आई। वो हमेशा ये कहते थे कि पीपल डिस्टर्ब देमसेल्व्स, यस। और बहुत जोर से कहते। तो अगर मैं कहूँ कि जी मैं परेशान हूँ, तो वो कहेंगे आप अपने आप को किस बात पे परेशान कर रहे हैं। सो ही वुड मेक इट अ पॉइंट टू मेक मी रियलाइज। सो अब मुझे ये समझ आई कि ये शख्स जो है, ये जो भी है, ये अपने आप को परेशान कर रहे हैं विदाउट रियली नोइंग इट। सो दे आर नॉट नोइंगली अपसेटिंग देमसेल्व्स, बट दे आर अपसेटिंग। ओके, अब यहीं से डॉक्टर आसिर हम थोड़ा सा कन्वर्सेशन को एक डायरेक्शन डिफरेंट देते हैं। हम में से बहुत से लोग ये सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाते हुए बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत सोच के वर्ड्स पिक करेंगे, अबाउट मी में क्या लिखना है, यूज़र नेम क्या लिखना है, परफेक्ट प्रोफाइल फ़ोटो चूज़ करेंगे। कुछ लोग आजकल एनिमल की पिक्चर्स यूज़ करते हैं सिम्बॉलिकली, कुछ लोग एआई जनरेटेड पिक्चर्स यूज़ करते हैं जो कि उनका एक ग्लैमरस वर्जन दिखाएंगी, ज़्यादा बाअसर वर्जन दिखाएंगी। ये चीज़ इंसानों के बारे में क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, नंबर 1, और जो शख्स ये चीज़ें कर रहा है ये उसके बारे में क्या बताता है ये बिहेवियर? अच्छा, इसमें अगेन वी हैव टू लुक एट, यहाँ पे एक विशियस साइकिल। ठीक है। और विशियस साइकिल में इन्वॉल्व दो चीजें। ओके। एक तो इंसानी शख्सियत, ठीक है। और दूसरे मार्केटिंग की फील्ड। ठीक है। अच्छा, तो मसलन मैं अगर लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना रहा हूँ, राइट, तो एक तरीका तो ये है कि जी मैं बैठूं, जो कुछ मेरी वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है मैं उसमें डाल। ठीक है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ साथ वो आ जाता है कि जी जनरेट अ प्रोफाइल बाय एआई, यस, क्वेश्चन। या अच्छा, तो मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो वो कुछ और चीज़ों को एम्फसाइज करता है मेरी निस्बत। ठीक है। अच्छा, तो मैं इसलिए विशियस साइकिल की बात कर रहा हूँ। विशियस साइकिल क्यों है ये? कि एक तरफ तो मैं चाह रहा हूँ कि जी मेरी जो भी सर्विसेज हैं, मेरे जो प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स हैं, उनके बारे में लोगों को पता चले, और मेरा नेटवर्क जो है उसमें मैं एक नुमाया शख्सियत के तौर पे नजर आऊँ। अच्छा, लेकिन जो मार्केटिंग की फील्ड उसकी कुछ डिक्टेट्स। ओके, राइट। अच्छा, अब जब मार्केटिंग की फील्ड की डिक्टेट्स हैं, तो मार्केटिंग की फील्ड कहती है कि जी तस्वीर ऐसी लगाएं। अच्छा, मैं कहता हूँ यार ये क्योंकि 10 साल पुरानी तस्वीर है, मैं ये नहीं लगाना चाहता, बट दे वुड स्टिल इंसिस्ट कि नहीं, और उसको वो ब्रश अप भी करेंगे, इट डजंट इवन लुक लाइक मी राइट नाउ। ठीक है। लेकिन तो वो फिर वो तस्वीर आगे आ जाती है। तो एक तरफ तो मेरी शख्सियत जो है वो शायद उस तस्वीर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, लेकिन द फैक्ट कि मैंने उस मार्केटिंग प्रेशर को गिवन किया है, मेरी शख्सियत के बारे में कुछ तो बता रही है ना, कि मैं अपनी मार्केटिंग चाह रहा हूँ। और अगर मैं अपनी मार्केटिंग चाह रहा हूँ तो मुझे मार्केटिंग वालों को सुनना है। जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वो हमें खास तरीके से बिठा रहे हैं, और मैं फिर वो मुझे पता कि मैंने बैग पीछे कर लिया वगैरह, लेकिन एक रिक्वायरमेंट है ना टास्क की। तो उसी तरह डिजिटल मीडिया की कुछ रिक्वायरमेंट्स, और अक्सर लोग, मैंने ये देखा है कि अक्सर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। So those who want to create a certain image, वो उन मार्केटिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप खुद जनरेट कर रहे हैं, यानी उस मार्केटिंग एडवाइस को इग्नोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं मैंने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन देन यू आर टेकिंग द चांस कि योर प्रोफाइल मे नॉट गेट सो मेनी व्यूज। ओके, यस, मेक सेंस। ठीक है ना, क्योंकि जो एल्गोरिथम्स हैं वो भी उन्हीं मार्केटिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं जो आगे दिखाएंगे। तो अगर उनके हिसाब से थंबनेल नहीं बना, जैसे YouTube के एल्गोरिथम में अगर आपका थंबनेल एक्सेप्टेबल नहीं है, ऊपर नहीं जाएगी, तो वो वीडियो भी दिखाया नहीं जाएगा ज्यादा लोगों को। ठीक है। अच्छा, एक मार्केटिंग के एस्पेक्ट से तो आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर हम बात करें व्हाट्सएप की फॉर इंस्टेंस, जहाँ पे मार्केटिंग नहीं है, वी यूज इट टू कनेक्ट विद पीपल, एंड वहाँ पे ज़्यादातर एआई नहीं कहेगा कि लेट मी जनरेट योर इमेज, वहाँ पे भी बहुत से लोग अपने ग्लोरिफाइड ग्लैमरस वर्जन की पिक्चर्स लगाते हैं। नफ्सियात के मुताबिक ये चीज़ उन लोगों के बारे में क्या रिफ्लेक्ट करती है?
देखिए, एक तो जैसे हम एडलर की जो एक मशहूर सेंटेंस है ना कि a superiority complex is an inferiority complex. यस तो इन टर्म्स को एक्सप्लेन भी कर दे, चूंकि जी जी हमारे ऑडियंस में बहुत से लोग इन टर्म्स से वाकिफ नहीं जी है। जी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हम उसको कहते हैं जहाँ के एक इंसान ये समझता है कि वो दूसरों से बेहतर है, ठीक है, सिंपली पुट। हाँ जी, और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये है कि वो समझता है कि वो दूसरों से कमतर है। ठीक है। तो एडलर जो है, वन ऑफ द अर्लियर साइकोलॉजिस्ट, वो ये कहते हैं कि जनाब, जो शख्स भी अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है वो दरअसल अपने एहसास कमतरी को से लड़ रहा होता है। और उससे लड़ाई में अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करता है, अपने आप को भी और दूसरों को भी। राइट। असल में उसकी लड़ाई अपने आप से है, अपने एहसास कमतरी से है। आपने बड़ी गहरी बात यहाँ पे कर दी, और वो गहरी बात ये है, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कहीं ना कहीं जो लोग अपना रियल वर्जन नहीं लगा रहे, किसी चीज से फाइट कर रहे हैं, बिल्कुल, और एहसास कमतरी से और फाइट ऐसे कर रहे हैं। कमतरी से फाइट कर रहे वो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से फाइट कर रहे हैं और ये बहुत कॉमन है। हैं। देखिए ना, हम समझते हैं कि जी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किसी का, बाज लोग, मतलब आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, बट कॉमन पीपल थिंक कि ये बड़े कुछ लोगों में होता होगा, मुख्तसर से। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। अच्छा, यहीं से ये आता कहाँ से है? क्योंकि ये बिहेवियर हमें बहुत से आ, ऊपर वाले तबके में भी नजर आता है, निचले में भी आता है। कभी कभी निचले तबके में आपको नहीं नजर आएगा, ऊपर वाले तबके में नजर आएगा। फाइनेंशियली वेल टू डू, एजुकेशनल वाइज, गुड डिग्रीज, बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, येट दिस बिहेवियर। ये एहसास कमतरी कहाँ से आती है? इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, बात ये है कि सब कुछ शुरू होता है फैमिली। ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि जी हमारी साइकोपैथोलॉजी भी फैमिली से फैमिली होती से है, आती है। हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो भी फैमिली से आती हैं। मैं मसलन हमेशा ये इस चीज़ में प्राइड भी लेता हूँ कि जी मेरे वालिद मरहूम जो थे साइकोलॉजी के पायनियर थे, तो उनके घर में, उनकी फैमिली में पैदा होने की वजह से मुझे एक एडवांटेज रहा है, एंड दैट हैज बीन वन ऑफ माय स्ट्रेंथ्स। yet मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हर बंदा कहता था कि जी तुसी की कर रहे हो, सेकंड किस तरह आ गए, फर्स्ट क्यों नहीं आए, वगैरह। इस तरह की चीज़ों से मैं कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहा होता। अच्छा, और फिर एक इतने बड़े जायंट के सामने खुद को इंसान थोड़ा सा बौना सा समझता है, तो वो भी एक एहसास है ना। तो एक तरफ तो वो एक स्ट्रेंथ है, but at the same time you have a sense of inferiority. Am I ever going to be able to fill in that boots? Yes. Will I ever be enough? Yeah. तो वो दोनों चीजें समझनी है कि एहसास कमतरी असल में हर इंसान में कुछ ना कुछ हद तक होता भी है, हर इंसान में, और होना भी चाहिए। अच्छा, क्योंकि वही तो हमें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा होता। राइट। मतलब उस साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के तहत, ठीक है, फ्रॉइडियन स्कूल के तहत या एडलेरियन स्कूल के तहत, हमारा एहसास कमतरी हमें मजबूर करता है कि हम बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करें। और वो लोग जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, वो इसका एक घटिया हल ढूंढते हैं। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का हल ये नहीं है कि आप अपने आप को दूसरों पे बेहतर समझना शुरू कर दें और दूसरों से बेहतर एक्ट करना शुरू कर दें। और वो नार्सिसिज्म में भी ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो असल में एहसास कमतरी से आता है, राइट, नरगिसियत जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक आम इंसान में एहसास कमतरी उसे बेहतर बनाने की एक स्ट्रगल क्रिएट करता है, और वो मेहनत करता है कि मैं और बेहतर बनूं, मैं बेहतर बन के दिखाऊं, मैं साबित करूं कि मैं अच्छा हूं, मैं बेहतर हूं। सो while inferiority complex might seem pathological, it can, मतलब वो पैथोलॉजी क्रिएट कर सकता है, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं करता, लेकिन अक्सर औकात ये एक नॉर्मल इंसान को बेहतर बनाने के लिए होता है। राइट। अभी हम वी आर नॉट डीपर इनटू द टॉपिक, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं कनेक्ट कर रही हूँ उससे। सो वी कैन एस्टेब्लिश के बहुत सी सेल्फ्स हो सकती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर होंगी, सारी ही रियल होंगी। जो सेल्फ मेरी
स्क्रीन के पीछे है, क्या वो भी उतनी ही वैलिड और उतनी ही रियल होगी? देखिए, रियल सेल्फ जो है, हम्म द आइडिया, बात यह है कि एक तरफ हमने साइकोलॉजी के तकरीबन 100 साल ऐसे थे कि वो बिहेवियर डोमिनेटेड, एम्पिरिसिज्म डोमिनेटेड, राइट? राइट। अच्छा, अब उसमें ये था कि जी जो कुछ कोई कर रहा है वो वही है, हाँ जी, तो आपकी शख्सियत वही है जो आप कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो जो है मैं समझता हूँ अब ये आइडिया जो है ये साइकोलॉजी का हिस्सा बन चुका, ठीक है। कि हम हर चीज में हम्म, बिहेवियर को कंसिडर करते हैं। ठीक है। मसलन मैं अपने क्लाइंट्स को हम्म, कई दफा ये टिप दे रहा होता हूँ हम्म, कि जैसे वो होना चाह रहे हैं हम्म, ऐसा प्रिटेंड तो करें, हम्म, राइट? ओके, उससे क्या है कि उनका बिहेवियर चेंज हो जाता हो जाता है, ठीक है। है, राइट? सो इफ यू आर प्रिटेंडिंग टू बी नॉर्मल हम्म, इन योर व्हाटएवर योर व्यू ऑफ नॉर्मल इज, ठीक है, कि जी मैं खुशी खुशी ये काम करूं, मैं टेबल टेनिस खेलूं, ठीक है, मैं ऑफिस जाऊं तो हर से मुस्कुरा के बात करूं, ठीक है। ओके, सो व्हाई डोंट वी Why don't you प्रिटेंड? pretend it? अच्छा, जब वो प्रिटेंड करते हैं तो उन्हें फिर ये भूल जाता है कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं, वो तो दिस इज हाउ दे आर नॉर्मली, क्योंकि वो वही Okay. बनना चाह रहे हैं। ओके, मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। ये नहीं था कि वो हमेशा से बीमार थे या परेशान थे और अचानक उन्होंने मुस्कुराना शुरू किया। यहीं पे बिफोर गोइंग डीपर इनटू इट, कुछ लोगों को इससे हम एक टर्म यूज करते हैं डिसोनेंस की। डिसोनेंस भी पैदा होती है, मैं जो दिखा रहा हूँ मैं वो हकीकत में नहीं हूँ। हम्म, ये किन लोगों को होगी और ये कहाँ से आएगी? जी जी, मैं उस पे आता हूँ, ओके, तो आई वोंट फॉरगेट इट। ओके, मैं सिर्फ इस एग्जांपल को जरा ठीक है। रैप अप कर। ओके, अच्छा, हो ये रहा है कि एक बंदा कहता है कि दिस इज व्हाट आई डू नॉर्मली, मैं दिन में टेबल टेनिस भी खेलता हूँ, मैं क्या कहते हैं ऑफिस जाता हूँ तो अरे इससे मुस्कुरा के बात करता हूँ, लेकिन जब से मुझे ये डिप्रेशन हुई है मैं ये चीजें नहीं कर नहीं कर रहा। राइट? सो वन ऑफ द थेरेपीज इज के यू एक्चुअली प्रिटेंड दैट यू आर ओके, योर नॉर्मल सेल्फ, एक्टिंग एज इफ एग्जैक्ट, ठीक है ना? तो उससे क्या होता है कि आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। चेंज हो जाएगा। अच्छा, और वो जब बिहेवियर चेंज होता है तो इसमें डिसोनेंस नहीं पैदा होगी क्योंकि आप यूजुअली ऐसे थे अच्छा, इस केस में, ठीक है। सो यू विल ऑटोमेटिकली फील दैट वे, और आपको कई दफा लगता ही नहीं कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यू आर बीइंग योर यूजुअल नॉर्मल सेल्फ। ओके, डिसोनेंस उस वक्त पैदा होती है जैसे मुझे अक्सर ये कहा गया है कि जनाब आप जब लोगों से डिसएग्री करते हैं तो आप बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, तो बाज लोगों को पसंद नहीं है कि आप उन्हें, मसलन बॉस है तो बॉस से आप डिसएग्री कर रहे हैं और आप ये भूल गए हैं कि वो बॉस है, आप सिर्फ अपने डिसएग्रीमेंट पे अड़े हुए हैं कि जी ये, तो मुझे बताया गया कि यार इसको थोड़ा सा आप टोन डाउन करें और को कॉम्प्लीमेंट दें बॉस। अच्छा, मुझे आदत नहीं है अच्छा, बॉसेस को कॉम्प्लीमेंट करने, ठीक है। कि जी आप बहुत अजीम है सर, ये वो। अच्छा, तो वो अगर मैं कभी करने लगूं तो आई फील एन एक्सट्रीम डिसोनेंस ओके, कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज नॉट मी, ठीक है, और वो दूसरे को भी समझ आ जाए ठीक है। कि वो उसमें कोई फेकनेस है। ठीक So है। I usually try not to do that ओके, because that makes me extremely uncomfortable. तो एक होती है जिसे, तो इसी को हम कहते हैं मुनाफिकत। जो मुनाफिकत जो जानबूझ के की जाए वो मुनाफिकत है, जो अपने नेचर के अगेंस्ट की जाए वो मुनाफिकत है। ठीक है। लेकिन जो अपने नेचर के अकॉर्डिंग की जाए, देखिए ना, अब यही मैं कह रहा हूँ कि राइट, थेरेपी में हम आमतौर पे अक्सर थेरेपीज यही होती हैं कि जी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। आई ट्राई टू स्टार्ट विद कि आपका नॉर्मल क्या है, ठीक है, ठीक है ना? सो मसलन थेरेपी जब खत्म होगी तो आप कैसा दिखना चाहेंगे, ठीक है। कैसे बिहेव करना चाहेंगे। सो जब वहां से स्टार्ट करते हैं तो आधी थेरेपी वहीं पे हो जाती है। The client is constantly talking about how good they are rather than talking about how bad they are, राइट, right? राइट। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि वो फिर एज इफ वाली जो आपने बात की, प्रिटेंस में जब वो उसी तरह एक्ट करते हैं, इवन इफ दे नॉट फीलिंग दैट वे, द फीलिंग्स कम naturally because that is who they are, right? तो ये फर्क है मुनाफिकत में और जेन्युइननेस।
ठीक है। तो डिसोनेंस जहां तक मेरे इल्म में है मुनाफिकत से पैदा हो, ठीक है, राइट, यू नो, ठीक है। कि देखे ना कि जैसे वो फेमस एक्सपेरिमेंट है कि आपने अपनी मर्जी के खिलाफ जब ज्यादा पैसे लेके लिखा तो डिसोनेंस ज्यादा हुई, ज्यादा हुई। $1 wasn't enough, तो इसलिए आपने उसको रिजॉल्व, ठीक है, राइट, ऐसा ही है ना? राइट, राइट, दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस। यहीं से अगर हम इसको एक और लेयर ऐड कर दें डॉक्टर आसिर, डिजिटल सेल्फ की ही एक और लेयर अगर हम ऐड करें, पिछले कुछ दहाइयों से कमेंट्स, व्यूज़, लाइक्स, हर किसी को जो भी सोशल मीडिया पे है उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेट मी पुट इट दैट वे। मैंने भी अगर कोई पिक्चर लगानी है तो मैं शायद अनकॉन्शियसली, हम एक टर्म यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में, वो तस्वीर लगाऊंगी जो मुझे मेरी एक अच्छी सेल्फ को प्रेजेंट करेगी। शायद मैं वो ना लगाऊं जो मेरी अच्छी सेल्फ को नहीं प्रेजेंट करेगी। यहीं से जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि ये हम जिस किस्म का कंटेंट शेयर करेंगे, लाइक, कमेंट, व्यूज़, क्या उसको हर केस में इन्फ्लुएंस करेंगे, हर किसी के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे? देखिए, इसमें मेरे ख्याल में जो इशू है ना वो डिजिटल मीडियम का है, और मैं अर्ज करता हूँ कि व्हाई डू आई थिंक कि ये लाइक्स या कमेंट्स का इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बन जाता है बिकॉज ऑफ इट्स डिजिटल नेचर। अच्छा, सो फॉर इंस्टेंस वेडिंग एल्बम, ठीक है, वेडिंग एल्बम में अगर कोई बुरी तस्वीर है आप नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो अब पहले होती थी, अब पता नहीं होती भी हैं कि नहीं, अब तो सारी डिजिटल ही होती हैं हाँ जी, एल्बम्स भी, हाँ, लेकिन मेरे ज़माने तक दे वर फिजिकल एल्बम्स Yes. जो जिसमें तस्वीरें और बड़ी इंतखाब करके लगाई जाती हैं कि जी अच्छी तस्वीरें लगाई ठीक जाए। है, तो शेयरिंग, लाइक्स हम्म, एंड कमेंट्स, ये लाइफ से ही लिया गया आइडिया। ठीक है, किसी ने देखा, पसंद किया, उस पर कमेंट किया, जब ठीक आपने है, शेयर किया। डिजिटल मीडियम का नुकसान ये है यहाँ पे जो कंपैरिजन में कि वो आपको ऐसे लोगों को दिखा रहा है जिनका आपसे ताल्लुक कोई, अच्छा, अक्सरियत, जी, राइट, ओके। सो आपकी वेडिंग एल्बम में आपने पूरी दुनिया को जाके तो नहीं दिखानी, लेकिन अब डिजिटल मीडियम पे जब वो आ गई है तो अब वो यूजुअली पब्लिक के लिए, पब्लिक व्यूइंग के लिए। अब पब्लिक में से किसी ने लाइक लगा दी, अब वो पब्लिक में लोग कितने हैं, लेट्स से कि 1 मिलियन लोग जो हैं इस वक्त बैठे हुए डिजिटल मीडियम से एंगेज कर रहे हैं, और उनमें से 2-3 हज़ार को वो दिखा दी तस्वीर। अब कोई उसे लाइक कर रहा है, कोई उसे कमेंट कर रहा है, और वो कमेंट जो है वो बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। वो एक बंदा गुस्से में बैठा हुआ ने कहा यार की है बंदा हर वेले अपनी फोटोआं दिखांदा रहंदा, लिखो इत्ते कुछ होता है ना, होता है। अच्छा अच्छा, अब किसी ने डिसलाइक कर दिया है, किसी ने लाइक कर दिया है, किसी ने कमेंट बुरा कर दिया है, किसी ने कोई इतना खुश हुआ कि आगे शेयर कर दिया है, या किसी ने मजाक में आगे शेयर कर दिया। अब ये प्रॉब्लम कि अब मैं फोन लेके बैठ गया हूँ और मैंने कहा अच्छा अभी मैंने वीडियो अपलोड किया, देखूं कितने लाइक्स आते हैं और कितनी देर में आते हैं और कितने व्यूज आ रहे हैं और कितनी शेयरिंग हो रही है। अब जी घंटा हो गया कुछ नहीं आया, अब एक डिप्रेशन सा तारी होना शुरू हो जाएगा कि ये क्या हो, राइट? या आपको बहुत ज्यादा अचानक लाइक्स मिल गए तो आप एक्सेलरेट हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है ना जी। या अगले दिन उठे आपने देखा ओए ये कितने व्यूज आ गए, या अभी तक कुछ नहीं आया। सो सिंस आई हैव बीन थ्रू दैट पर्सनली, जब मैंने यूट्यूब पे पोस्ट करना शुरू किया तो शुरू में देयर वाज नो व्यूअरशिप, देयर वाज नथिंग। तो आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ी बढ़ी तो फिर मेरे ये हुआ कि ओ ओके। सो मैंने उस एक्सपीरियंस से कम से कम ये सीखा कि नॉट टू स्टे ग्लूड। ओके, वरना तो ये तो सारा वक्त आप यही करते रहेंगे, एक चीज पोस्ट करके फिर देखते रहें, फिर देखते रहें, एंड आई बिलीव कि अ लॉट ऑफ पीपल नेवर गिव अप दैट हैबिट कि एक चीज पोस्ट की है तो वो बस मुसलसल देखे चले जाएंगे कि क्या, और एक कांस्टेंट एंगेजमेंट, एंड दैट इज एबनॉर्मल एंड दैट इज गोइंग टू कॉज एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, जैसे मैंने शुरू किया था कितने अच्छे
नोट पे कि आई एम अ टेक एंथुजियास्ट एंड आई लव टेक्नोलॉजी, लेकिन ये जो कंपल्सिव बिहेवियर हमें क्रिएट कर देती है, द कंपल्सिव नीड टू चेक कि हमारे मेट्रिक्स क्या है, हमारे एनालिटिक्स क्या है, दैट इज अ प्रॉब्लम। अब यहीं से आपके सवाल से ही, जी, हाउ टू नॉट स्टे ग्लूड फॉर दोज पीपल हु आर एक्चुअली ग्लूड? राइट, उसके लिए आई थिंक कि दे नीड टू हैव अ डिसिप्लिन, अपने लिए कुछ उसूल वज़ा कर। ठीक है। ठीक है ना, हर चीज़ के उसूल हैं, जैसे मार्केटिंग के कुछ उसूल हैं, हम कह रहे हैं जी अच्छी तस्वीर लगाएं, बुरी तस्वीर ना लगाएं वगैरह। तो उसी तरह इसके भी कुछ उसूल बना लें। ठीक है। कि जी मैं दिन में एक दफ़ा शुरू में अगर आप पोस्ट कर रहे हैं नए हैं तो आप दिन में एक दफ़ा चेक कर, और जब कुछ महीने हो जाएं आपको पोस्ट करते हुए तो आप फिर हफ्ते में एक दफ़ा अपने एनालिटिक्स चेक कर। ठीक है। फॉरेन एनालिटिक्स चेक करने की कोई तुक नहीं है, अनलेस कि आपको न्यूज़ कास्टर हैं और आपको 1 मिलियन व्यूज मिलने की तवक्को है, तो आप पहले घंटे में देखें कि जी 2000 हुए हैं या 3000। ठीक है ना, वरना हफ्ते में एक दफा चेक करना और देख लेना कि जी 100,000 जितने भी आपके व्यूज हैं हो गए हैं, दैट्स ओके, क्योंकि जाहिर है आपने एक चीज पोस्ट की है तो उसके एनालिटिक्स देखने चाहिए ताकि आपको अंदाजा हो कि कौन सी चीज पॉपुलर है, कौन सी नहीं है, कौन सी चीज पसंद की गई है। कमेंट्स भी जरूर देखें, फीडबैक कैसा मिल रहा है, लेकिन मैं ये भी एनकरेज करूंगा कि कमेंट्स को अगर आप मॉडरेट कर सकते हैं तो जरूर करवाएं, क्योंकि यूट्यूब आई नो अलाउज यू टू डू दैट, कि जी कौन से वो होल्ड करके रखते हैं कमेंट्स, फिर आप ओके करते हैं तो फिर वो आगे चल। राइट। यहीं से डॉक्टर आसिर अगर एक स्टेप मजीद आगे चले, हमने ये तो डिटरमिन कर लिया कि वो भी आपकी रियल सेल्फ है, ये भी आपकी रियल सेल्फ है। अब सपोज देयर इज अ पर्सन जो कि रियल REAL वाले रियल में मुख्तलिफ है और रील के अंदर मुख्तलिफ है, और शायद उसको वो रील वाली सेल्फ अपनी ज़्यादा पसंद है। बहुत से ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सी ऐसी इंग्लिश मूवीज़ भी हैं इस कॉन्सेप्ट पे, जिसके अंदर आप रील में कुछ और हैं, स्टॉकर हैं, शायद एक मुख्तलिफ वर्जन है आपका, और रियल सेल्फ में हकीकी लोगों से जिनसे आप मिल रहे हैं वो आपकी शायद इस शख्सियत के बारे में जानते भी नहीं है। अब यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है कि जहाँ पे एक शख्स ये दोहरी जिंदगी जी रहा है, साइकोपैथोलॉजी तो होगी, मैं इज्यूम कर रही हूँ, उसके अलावा ये उसकी जिंदगी को कैसे इम्पेक्ट करेगा बिहेवियर? देखिए, मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट जब मैं मैंने मुख्तसर सी बुक लिखी व्हाइल आई वाज एट गिफ्ट यूनिवर्सिटी, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन साइकोलॉजी। अच्छा, वो लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे ही दिए थे। ठीक है। और उन्हीं का फिर मैंने टेक्स्ट जो है थोड़ा एडिट करके एक टेक्स्ट बुक की फॉर्म में लिखा। उसमें एक वीडियो या एक चैप्टर जो था वाज ऑन एक्टिंग। अच्छा, मैंने ये रियलाइज किया व्हाइल आई वाज थिंकिंग अबाउट एक्टिंग के, और मैंने रिसर्च भी की, तो एक्टिंग की साइकोलॉजी पे ज्यादा काम नहीं हुआ, व्हिच इज फैसिनेटिंग। मैं सोचे हैरान कुन बात नहीं है कि एक्टिंग पे साइकोलॉजिस्ट ने ज्यादा काम नहीं किया। मैं बहुत हैरान हुआ, एंड आई थॉट कि ओके, अगर हम करते हैं तो इस सिलसिले में हम वुड बी पायनियर्स, अच्छा, यू नो, टू डू solid psychological research on acting. मसलन सबसे पहली चीज है एक एक्टर के लिए मेमोरी, वो स्क्रिप्ट याद कर रहा है, राइट। फिर ये चीज है कि वो कुछ इमोशंस उसने डिपिक्ट करनी है। अच्छा, कुछ इमोशन सिंपल है, मतलब उसे कहा जाता है कि जी आपने हंसना है तो वो हंस देगा, कुछ में है कि जी आपने रोना है तो वो रो देगा। अब एक जगह आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत उदास हैं मगर आपने हंसना है, यानी एक्टिंग में आपने उदास भी दिखाना है और हंसना भी है, यानी अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश भी करनी है। दैट इज योर रोल। ओके, राइट। और एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप बहुत खुश हो लेकिन आपने प्रिटेंड ये करना है कि आपको बहुत सदमा हो। ठीक है, मसलन किसी के इंतकाल पे गए हैं, वो आपका दुश्मन है, आपको बड़ी खुशी हो रही है लेकिन आप कह रहे हैं यार बुरा लगता है, हाँ, इंतकाल पे, हाँ, तो ठीक है, मुंह बना बसूर लेते। तो वो अगर एक्टिंग में, हाँ,
तो वो तो उसकी लाइफ से तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है रियल लाइफ से. ठीक है. So what I'm saying is that we need to first maybe research what actors are doing Okay. and perhaps then speculate कि वो जो artificial self या digital self या real self जो है वो कहीं उससे ममासलत तो नहीं रखती जो हम एक्टिंग में कर रहे हो. क्योंकि इसमें भी लोग एक्ट कर रहे होते हैं ना, रोल प्ले कर रहे होते हैं. जैसे हम रोल प्लेइंग इज एक्टिंग, राइट? यही से डॉक्टर आसिफ, क्या आपको लगता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हम एक तरह से एक्टिंग ही कर रहे हैं? बिकॉज वी आर जस्ट पुटिंग आउट द गुड वर्जन्स ऑफ आवर लाइफ. हाँ, मगर यू एंड आई अंडरस्टैंड इट. अच्छा, हम टीचर्स हैं. ठीक है. और मेरा ये बिलीफ है कि अ टीचर हैज टू बी अ वेरी गुड एक्टर. ओके. सो यू गो इनटू द क्लास. ओके. आपके घर में जो मर्जी चल रहा है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज जो मर्जी हैं, आपके एक अच्छा टीचर जो है would try to inspire the class. Yes. Would energize the class. हमें पता है कि हमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं और वो हमें रोल मॉडल देख रहे हैं, राइट? या हम एटलीस्ट बनना चाह रहे हैं. Yes. So I have to act. I have to pretend to be happy and excited. अच्छा, अगर वही बात है कि वो मेरा रियल सेल्फ भी तो है, मुनाफिकत नहीं है. ठीक है. This is who I am. Okay. This is how I feel about being a teacher. You know? So ये मेरा रोल है. जैसे ऐसी मैं मिसाल देता हूँ, ये मैं अपने छोटे बच्चे के साथ भी तो. मैं परेशान हूँ, बच्चा मेरे पास आता है, मैं मुस्कुराता हूँ. क्यों? मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता. तो is that my real self or my artificial self? No, that is real self. Exactly. Exactly. तो अगर मैं अपने क्लासरूम में भी एक्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने बॉस के सामने भी एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं एक मीटिंग में भी एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं इस पॉडकास्ट में भी एक्टिंग कर रहा हूँ, right? Right. I'm playing a particular role. Yes. So I am always acting. So then which one of these would you say is my real self? ये इशू है. ठीक है. क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने जिहाद बना लिया है कि जी बंद करो मोबाइल फोन को, बच्चे तबाह हो गए हैं, उनकी ज़हनी सेहत खराब हो रही है, उनको फला. मैं आई डोंट एग्री, ऑनेस्टली डोंट एग्री. हाँ, ये जरूर है कि वो जो डिफरेंट मोबाइल कंपल्शंस, ठीक है, देखें वो जो कांस्टेंट, हमने अभी उसकी बात नहीं की है, कांस्टेंट रील व्यूइंग, ठीक है, फॉर नो रीजन, डूम स्क्रोलिंग जिसे लोग कहते हैं, वो मसला है. उसके लिए मैं एग्री करता हूँ कि मोबाइल फोन्स को बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि एक छोटा जहन जो अभी ग्रो कर रहा है, जो डेवलप कर रहा है, एक डिजिटल मीडियम उसे अगर तबाह बर्बाद कर दे, उसके अटेंशन स्पैन को, उसके मूड्स को. देखिए, क्योंकि हर रील अपना एक मूड लेके आ रहा है. बिल्कुल. राइट? तो और वो चंद सेकंड के एक्सपोजर मिल रहे हैं. आप ये सोचें कि आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले एक किसान की पूरी जिंदगी में इतनी स्टिमुलेशन नहीं होती थी, सेंसरी स्टिमुलेशन, जो एक दिन में हम मोबाइल फोन से ले रहे हैं. कि जी सुबह हुई है, फजर हुई है, सूरज निकला है, उसी तरह का दिन है, वो बंदा काम पे गया है, उसने खेतों पे, यू नो, कोई न्यूज़ नहीं आ रही उसे, कोई इधर से ना रेडियो है, ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है. देयर इज नथिंग हैपनिंग. कोई अरसे के बाद को खबर आई कि जी फलां जगह, और मैं तो अखबार भी छपने से पहले की बात कर रहा हूँ, 150 साल. तो ये चीज सोचने की कि हमारे लिए जो इस वक्त स्टिमुलेशन का लेवल है, द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी on our visual system, on our brains, on our auditory systems, and through that on our brains, and on the entire body, क्योंकि मैं brain centric नहीं. ठीक है. I believe that the nervous system is distributed. Brain may be the command and control center. ठीक है. It is still not the entire nervous system. हमारी gut में भी, you know, hundreds of thousands of neurons हैं.
हमारे हार्ट में देयर अबाउट 10,000 न्यूरॉन्स. So it is distributed. So I ठीक है. believe कि सिर्फ brain is not being affected. The entire body is being affected. Right? ठीक है. अब एक हाथ है जिसने constantly फोन को यूं पकड़ा हो या यूं पकड़ा हो. Think about what's happening to the muscles, to the aches and pains that it might generate. अगर आप इतनी देर उसे पकड़े रखेंगे तो लोगों को अजीब कि फ्रोजन शोल्डर हो गया, ये फलाना मसल क्रैम्प पड़ गया, ये तो अक्सर मुझे यकीन है कि उसका प्रॉब्लम, इसका ताल्लुक फोन से. फिर आंखों का, बच्चों को ऐनक लग रही है जल्दी, आईसाइट खराब हो रही है, सिर्फ हमारी एज में भी हो रही है, सिर्फ ये नहीं बच्चों को हो रही है. And that's because of frequent screen use. So वो चीजें हैं जिसका फिजियोलॉजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी दोनों इफेक्ट्स हैं. बट बिकमिंग अनदर सेल्फ, आई थिंक जो वो है ना क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर जो है, उस पे इतना बुरा असर नहीं हो रहा. वो तो शायद इसका फायदा उठा रहा. यस, यू नो, बिकॉज उसमें अपनी क्रिएटिविटी भी शो हो रही है, वो अपना मैसेज भी रीच आउट कर रहा है. इट्स द कंज्यूमर साइड जिसपे हमें थोड़ा सा मोहतात होना हो. राइट. ठीक है ना. और इसीलिए जब व्यूअर, जब क्रिएटर जो है अपने लाइक्स और कमेंट्स चेक कर रहा होता है, तो उस वक्त वो कंज्यूमर बन जाता है. ठीक है. ऑफ द मीडिया. ठीक है. सो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि वहां पे आप डिसिप्लिन क्रिएट करें. राइट. इट इज द कंज्यूमर हु हैज टू क्रिएट द डिसिप्लिन. राइट. ठीक है ना. क्रिएटर्स का मुझे ये पता है कि बर्नआउट जरूर होता है. तो मसलन अगर आप डेली यही कर रहे हो, तो मुझे ये पता है कि आफ्टर 2 years आई जस्ट स्टॉप्ड. ओके. मैं YouTube वीडियोस बना रहा था. ठीक है. हर वीक में 2-3 कई दफा रोज एक, एंड यू नो आई वाज लाइक चलो जी बनाई जाओ. ठीक है. एंड देन वन डे आई जस्ट सेड not doing it. And what led to that? I just didn't feel like it. Okay. थक गया हूँ यार, नहीं करना. ठीक है. क्योंकि I was making the video, I was editing it myself. हाँ. I learned all the editing software. ठीक है. I'm the type of person who likes doing. मैंने आपको बताया ना, technology is my passion. तो मैंने कहा यार कोई नहीं, किसी और को एडिट करने के लिए क्यों दूं, मैं खुद ही क्यों ना करूं. तो वो सारा कुछ मैं खुद ही करता था. स्क्रिप्टिंग जनरली मैं करता ही नहीं था क्योंकि आई एम सो यूज्ड टू टॉकिंग एक्सटेम्पोर. तो वो मैं बैठ के आगे, तो शुरू में घबराहट होती थी कि जी कैमरे देके की करना. और आहिस्ता आहिस्ता it just became a habit. लेकिन मेरा ख्याल था कि I will do it endlessly. Just after 2 years I just went boink. You know? तो अब ये होता है कि मैं कभी कभी बहुत सोच समझ के महीने में एक दफा, वो भी अगर को मैं YouTube वीडियो बनाता. ठीक है. Right? So burnout is an important thing. और मैं जो लोग कहते हैं ना दूसरों को मशवरा देना आसान है, तो मैं ये मशवरा दे सकता हूँ कि जी अगर आपने बर्नआउट प्रिवेंट करना है तो डेली पोस्टिंग का मत सोचें. अच्छा, उस वक्त ये भी था कि अब इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब एक मीडियम है ना, तो अब मैं उसमें पोस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उस किस्म का बंदा हूँ कि जी वो उसके बारे में जो कुछ पढ़ सकता है, जो कुछ सुन सकता है, जो कुछ समझ सकता है, वो मैं करता. ठीक है. तो उसमें सारे कह रहे थे कि जी आपकी पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल होंगी अगर आप डेली पोस्ट करेंगे. अच्छा, क्योंकि यूट्यूब लाइक्स इट. तो वो यूट्यूब लाइक करने के चक्कर में मैं डेली पोस्ट करता रहा, इवन दो समटाइम्स आई वुडंट हैव द एनर्जी. तो वो जो फिर हुआ ना बर्नआउट, और फिर मैंने देखा कि इत्तेफाक से जो मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स थे वो भी कुछ अर्सा गायब होने शुरू हुए, और उन्होंने फिर यही आके कहा कि बर्नआउट था. burnout. So I saw a lot of burnout on social media. तो शायद ये जो छोटे हैं, अब जैसे YouTube ने शॉर्ट्स शुरू कर दिए हैं, इंस्टा तो होता ही शॉर्ट्स में है, टिकटॉक है which is another amazing area. तो वो उनमें ये है कि चूंकि शॉर्ट फॉर्म है कंटेंट की, तो शायद इतना बर्नआउट इतनी जल्दी ना हो. अच्छा, यहीं से डॉक्टर आसिर, हमारी डिजिटल सेल्फ का कंट्रोल बटन किसके हाथ में है? हमारे अपने हाथ में होता है, एल्गोरिदम के, या प्लेटफॉर्म के हाथ में है, जो पीछे डेस्कटॉप के बैठे हुए हैं, जिन्होंने उस प्लेटफॉर्म को बनाया है, उनके हाथ में? किसके हाथ में? आई थिंक द लैटर. ये जो आपने बात की है ना कि जिन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया, क्योंकि एल्गोरिदम्स भी उन्हीं की उस इंस्ट्रक्शन पे डिजाइन हुए.
जैसे एको चेम्बर्स का कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? एको चेम्बर ये होता है कि जी मैंने एक बात की, हम्म, अब जो लोग मुझसे अग्री करेंगे हम्म, उनको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक एको चेम्बर। ठीक है। अच्छा, मैं फिर उन लोगों की पोस्ट मैं देखना शुरू कर दूंगा या हाँ, उनको वो लाइक करना शुरू आना कर शुरू दूंगा, हो जाएंगे फीड पे। राइट? तो वो दोनों तरफ से एक एको चेम्बर क्रिएट हो जाता है ठीक है, कि मुझे लाइक माइंडेड लोगों का एक नेटवर्क मिल जाता है। ठीक तो है। ये बड़ा डिलिबरेटली किया गया। हम्म, लेकिन दूसरी तरफ एक और हम्म, डिजाइन भी है, हम्म, और वो है कन्फ्लिक्चुअल। हम्म, और वो ये है कि अगर मैंने फर्ज करें कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में एक पोस्ट लगाता हूँ, तो वो दिखाएंगे उसे मेरी पॉलिटिकल पार्टी के जो ओपोनेंट्स हैं हम्म, उनको खास तौर पे दिखाएं। अच्छा, ये भी तो एक तरफ तो इको चैम्बर बन रहा ठीक है, है, दूसरी तरफ वो कॉन्फ्लिक्ट सीकिंग भी कर रहा है ओके, कि कॉन्फ्लिक्ट जनरेट किया जाए। ठीक है, वो आगे कहे कि जी तुम फलां हो, फजूल आदमी हो, हाँ, बकवास कर रहे हो वगैरह, इस तरह का कोई कमेंट कर दे मेरे ठीक है। ऊपर, तो मेरे ऊपर क्या रिएक्शन हो? So I just realized कि there is a psychology behind that too. ऑफ कोर्स दे नो कि ये दो चीजें हैं जो सेल करती। Conflict, एक आप मेरी हाँ में हाँ मिलाएं, हाँ, और दूसरा आप कॉन्फ्लिक्ट Conflict क्रिएट create अच्छा, करें। कॉन्फ्लिक्ट से क्या होगा? गुस्सा आएगा। हम्म, देखे ना, अब मुझे कोई गाली ने कहा, आज मेरे कोई स्टूडेंट मुझे गाली ने कहा, हम्म, सोचे हम्म, ऐसा हो चुका, ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैंने कहा यार ये तो बड़ा बादब बंदा था, इसको क्या हो, हाँ, राइट? ठीक है, अच्छा, तो अब वो एक पूरा सिलसिला चल पड़ा है, क्या जी बाकी स्टूडेंट्स आके उसको बुरा भला कह रहे हैं, वो उनसे लड़ रहा है, फलां हो रहा है, वो पूरा एक जनाब सिलसिला। तो फेसबुक का तो बिजनेस चल गया ना। आपने बड़ी आसानी से एक बड़े कॉम्प्लेक्स चीज को खोल दिया है, जो हम आजकल फैमिली यूट्यूबिंग कल्चर देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, लड़ाइयाँ देख रहे हैं। मुझे गूसबम्स आ गए हैं आपसे बात करते हुए, रियलाइजिंग कि ओके, दे आर एक्चुअली सेलिंग इट, हम्म, earning money, yeah, psychologically manipulating so many people yeah, out there, even the viewers जो उसको देख रहे हैं। of course। viewers पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डॉक्टर देखिए आसिफ? व्यूअर्स पे यही इम्पैक्ट पड़ेगा ना कि जैसे अब मेरा कोई फॉलोअर, यही हो चुका है ना, हाँ, कि मेरा एक फॉलोअर है, उसने हम्म, देखा कि जी मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को क्रिटिसाइज कर, अब वो मेरा वाहिद, देखिए क्योंकि मैं साइकोलॉजी पे बनाता हूँ, साइकोलॉजी में कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। इट इज़ नॉट के जी मैं कोई म्यूजिक या डांस का कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ, इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ थिंग। तो ठीक है, आई हैव 30,000 सब्सक्राइबर्स, आई हैव, अक्सर मेरे मैक्सिमम किसी वीडियो को व्यूज मिले होंगे तो 40-50 हज़ार 60 हज़ार व्यूज मिल गए होंगे। एक वीडियो को मेरे 1 लाख से ऊपर व्यू मिला, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर की साइकोलॉजी के बारे में, एंड आई इवन हैड 30,000 लाइक्स ऑन इट। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हुआ। फॉर मी एज अ साइकोलॉजिस्ट दैट वाज पजलिंग कि ये कैसे, दैट वाजंट माय इंटेंट कि जी मैंने ये करना है, दिस वाज जस्ट वन ऑफ द मेनी थिंग्स आई डू एज अ साइकोलॉजिस्ट, राइट? तो अब जब मैंने ये देखा कि ये हुआ है और उस पर किस किस्म की पोस्ट्स आ रही हैं, वो भी इंटरेस्टिंग था, राइट? तो जहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का पोटेंशियल था, उसको यूट्यूब ने पुश किया, ठीक है, वरना इट इज एन एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव चैनल, ठीक है, लेकिन उस पे उन्होंने कोई सोचा ही नहीं, और जिस चीज को दिखा सकते दिखाया, ठीक है, और वो मुझे उस पर इतना फीडबैक, और वो फीडबैक सिर्फ यूट्यूब से नहीं मिला, व्हाट्सएप से भी लोगों ने कॉल भी किया, कोई बंदा लड़ भी रहा है, कोई पता नहीं अमेरिका से कॉल कर रहा है। तो वो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या। सो मुझे ये समझ आई है, एज फार एज आई अंडरस्टूड दिस मीडियम, कि कॉन्फ्लिक्ट सीकिंग एंड एको चैम्बर्स। अच्छा, फिर एक और वर्जन भी है, रिडिक्यूल। अच्छा, उसकी बेहतरीन मिसाल है, एक बहुत वायरल वीडियो हुआ था, देयर इज अ लेडी कॉल्ड दाना नीर, राइट? उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, और वो रिडिक्यूल से शुरू हुआ था, लेकिन शी वाज वेरी क्लेवर
कि उन्होंने उसको अपने एडवांटेज में इस्तेमाल किया राइट और उस रिडिक्यूल पे को दिल में लेने की बजाय उसको अपना लिया उस चीज को, ठीक है राइट? कि वो जो उन्होंने कहा था ना कि यहाँ पे फड़ी हो रही है, हाँ अच्छा, तो उन्होंने शायद एक जिस तरह वो बात करती होंगी मीडिया पे हम्म, उस तरह बात की थी, हम्म लोगों ने उसका तवज्जो लगाना शुरू किया, हम्म तो दैट वीडियो बिकेम वायरल। हम्म ऐसा ही हुआ था, ठीक है ऐसे ही हुआ था लेकिन शी यूज्ड इट वेरी Very क्लेवरली cleverly. कि जी शी स्टार्टेड टू मार्केट हर थिंग्स एंड अपना ही थोड़ा सा पहले तवा लगाया, So, मजाक किया, फिर यहीं आहिस्ता से आहिस्ता, it can empower you as well या and it can help you identify those versions of yourself. वो देखें, अगर वो ये ना ऑप्ट करती हैं, हाँ शी कुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड इमोशनली, yes कि जी पूरी दुनिया जो है वो एक लड़की का एक उस खास अंदाज में बोलने पे मजाक उड़ा रहे। आपने देखे होंगे वो सारी वीडियोस, बिकॉज आई डिड अ वीडियो ऑन दैट आल्सो कि व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड, ठीक है राइट? तो उसमें जो हमने देखा है कि शी वाज अ वेरी वाइज पर्सन, शी डेल्ट विद इट वेरी वेरी इंटेलिजेंटली, कि किस तरह उस चीज को जो उनकी वीकनेस समझी जा रही थी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बना ली। ओके यहीं से सो ये हमारी परसेप्शन पे डिपेंड करेगा कि मैं जो कंज्यूम कर रही हूँ मैं उसको कैसे बिल्ड करती हूँ और इन रिस्पॉन्स वो मेरे बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करेगा। और उससे भी मैं एक स्टेप पीछे जाऊँ, ठीक है परसेप्शन की बजाय आपका डिसीजन, ओके यू नो, जैसे आपने मजीद एम्पावर कर दिया फिलहाल व्यूअर्स को ये कह नहीं, के। आई बिलीव दैट। और देखें, बात यही है कि जो डिसीजन है ना हाँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है परसेप्शन से, ठीक है क्योंकि मैं बल्कि ये समझता हूँ कि डिसीजन एक्चुअली हमारी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, बिल्कुल करता है राइट? मसलन आई गिव यू एन एग्जांपल, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को भी ये समझाता हूँ, क्लाइंट्स को भी ये समझाता हूँ कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस, यस इट हैज नथिंग टू डू विद आवर सर्कमस्टांसेस। अगर सर्कमस्टांसेस के मुताबिक हैप्पीनेस है तो फिर तो शायद ही कोई बंदा हैप्पी हो राइट? लेकिन हैप्पीनेस ये है कि जी बंदा सजदे में है और उसके ऊपर कूड़ा डाला जा रहा है और वो अगले दिन जाके पूछते हैं कि आज अम्मा कूड़ा क्यों नहीं डाला? आज क्यों नहीं आई, तबीयत ठीक है, मिजाज ठीक है। ये है हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेवल ऑफ हैप्पीनेस। देयर इज एन इंटरनल हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आपके अंदर होती है, आपका फैसला होती है। मेरा फैसला है कि मैंने खुश रहना है, और अगर ये मेरा फैसला है तो ठीक है, मेरी सेहत खराब हो सकती है, मेरे हालात खराब हो सकते हैं, मेरे फाइनेंसेस इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस कैन स्टिल रिमेन माय चॉइस। वो दरवेश जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, गार में जाके बैठ जाते, वो कैसे खुश हो जाते? उनके पास तो कुछ भी नहीं। चॉइस है एग्जैक्टली। और उन्हें बल्कि ये होता है कि ये चीजें शायद मेरी नाखुशी का बायस बन रही हैं। ये जो मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैबंद जो है, इकबाल कहते हैं ना, बुताने वहम गुमा, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैबंद, बुताने वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये एक सूफी का या एक दरवेश का ये माइंडसेट होता है कि खुशी आपका फैसला है, आपका अंदरूनी फैसला। It has nothing to do with your circumstances. So that is why I'm saying that for Dana Neer, it seems to be a decision. This is what I have to do. I can't upset myself, जैसे एलिस कहता। यहीं से डॉक्टर आसिर, हमारे देखने वालों को जिन्होंने आज ये पॉडकास्ट देखी, और आई एम श्योर उन्होंने बहुत कुछ इस पॉडकास्ट से हासिल किया होगा, आप कोई एक पैगाम क्या देना चाहेंगे डिजिटल मीडिया यूसेज के हवाले से? डिजिटल मीडिया यूसेज के हवाले से मैं तो एक ही लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्ट करें, छोटे बच्चों के लिए खास तौर पे दोज बिलो 14। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें लेजिस्लेशन पास की है, कुछ और मुल्कों ने भी फॉलो किया है। तो मेरे टेक एंथुजियास्ट होने का ये मतलब नहीं है कि मैं कहूँ जी कि
छोटे बच्चों को भी इस चीज में आप लगा दें, हम्म, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत छोटे बच्चों के हाथ में लोग मोबाइल दे रहे दे हैं रहे हैं। बेबी सिटिंग सॉर्ट ऑफ करने के लिए कि जिससे जान छुड़ाओ, हम्म, इसको मोबाइल पकड़ा दो। हम्म, तो बहुत एडिक्टिव है बच्चों के लिए, हम्म, बहुत खौफनाक चीज है। हम्म, तो एक तो ये मैसेज, ठीक है। दूसरा ये है कि अपनी व्यूइंग को भी डिसिप्लिन जरूर करें, कोई ना कोई हम्म, ऑर्डर होना चाहिए। हम्म, इट शुडंट बी कि जी आपके रिलेटिव्स आपके पास बैठे हुए हैं, आपके लव्ड वंस आपकी तवज्जो आप देख रहे हैं। चाह रहे हैं और आप उसमें लगे हुए हैं, हम्म, दैट इज वेरी बैड। हम्म, मैं ये जरूर कहूंगा कि करें, ये रोक नहीं रहा, हम्म, लेकिन लिमिट्स के अंदर हम्म, कुछ ना कुछ लिमिट्स जरूर क्रिएट करें, कुछ ना कुछ बाउंड्रीज जरूर क्रिएट करें हम्म, इसके इर्द गिर्द, ताकि ये ना हो कि आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट हों, हम्म, आपका अपना माइंड इफेक्ट हो, हम्म, आपकी अपनी जो है डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इफेक्ट हो, एंड इट हैज अ वेरी, इट कैन हैव पोटेंशियली अ वेरी बैड इफेक्ट अगर आप इसे किसी हुदूद और क़ुयूद के अंदर नहीं रखें। आज के पॉडकास्ट में हमने ये समझा कि रियल और रील सेल्फ हम ही हैं। ये दोनों हमारी ही शख्सियत के हिस्से हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर हम खुद से मुनाफिकत न कर रहे हो।